हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। तो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। जब 2 पार्टिकल सिस्टम हो, जब n पार्टिकल सिस्टम हो, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे बच्चों। तो आज हम पढ़े हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। तो बच्चों रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? रिजिड बॉडीज बेटा वो होती हैं जो कंसंट्रेटेड मासेस की होती हैं, यानी कि मासेस थ्रू आउट दी बॉडीज एक तो यूनिफॉर्म रहता है, दूसरा इनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती, आती है तो वापस चली जाती है। हम यहाँ पे रिजिड बॉडीज की ही बात कर रहे हैं। जैसे ये एक रॉड है, ये थ्रू आउट द मास यूनिफॉर्म रहेगा इसके अंदर। ये L लेंथ की रॉड है, ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म मास है इसमें। अभी तक हम ऐसे बात कर रहे थे कि एक मास ये है, एक मास ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था? L/2 पे। इसमें भी L/2 पे आप बोलोगे कि लाई करेगा सर, सिमेट्री है, तो सिमेट्री में हम कंसंट्रेटेड बीच में मान लेंगे। ठीक है, बात सही है। स्फीयर है, उसका क्या होगा? अगर मैं स्फीयर की बात करूं, एक क्यूब है, या आप कह लो एक डिस्क है, एक सर्कुलर रिंग है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यह है कि जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो अगर वो अलोंग लेंथ है, जैसे कि एक रॉड की बात करें अगर हम, तो वहां पे लीनियर मास डेंसिटी होती है। जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा होती है मास अपॉन लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है उसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अगर अलोंग एरिया हो डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो वहां पे मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू m/a। ठीक है, और अगर अलोंग द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहां पे वॉल्यूम डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, m/v, इसको हम डिनोट करते हैं आपका गामा से, आई गेस। लेट मी चेक, मैं नोटेशन भूल गया हूं, सॉरी, रो से। डेंसिटी तो रो से होती है, मैं भूल गया था। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया रॉड का केस। अलोंग एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो सकता है बच्चों? अलोंग एरिया हमारा हो सकता है कोई स्क्वायर प्लेट हो या रेक्टेंगल प्लेट हो,
या कोई भी प्लेट हो। यहां पे हो सकता है हमारा स्फीयर हो, जो बॉडी हम ले रहे हैं वो स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, एनीथिंग जिसकी वॉल्यूम निकलती हो। यहां पे एनीथिंग जिसका एरिया निकलता हो, यहां पे एनीथिंग जिसकी वॉल्यूम निकलती हो, और ये 1D हो यानी कि रॉड हो। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हम करते क्या हैं इस केस में, चलो पहले आप इतना नोट करो। तो बच्चों हम निकालते कैसे हैं सेंटर ऑफ मास, तो हम एग्जांपल लेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ, हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। सपोज करो आपने एक रॉड ली जिसकी लेंथ है L और इवनली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसकी मास डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करेंगे हम, जो हो जाएगी m/L, m/L। ठीक है, कोई शक, कोई शक नहीं। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। यहां अगर मैं आपको बोलूं कि सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। कुछ आप बोलोगे सर पूरी सिमेट्रिकल रॉड है तो बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, तो आप बोल दोगे सर L/2 पर है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई। इन जनरल मैं आपसे बोलूं, क्योंकि यहां पर क्या है कि आप, ये तो ऐसा सिस्टम नहीं है ये कि यहां पर एक मास हो, यहां पर एक मास हो और आपने इजीली बीच में निकाल दिया। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस L था, आइडेंटिकल मास होते तो फटाफट से हम बोलते कि L/2 पे। ये तो हम बाय सिमेट्री लॉजिकली बोल रहे हैं कि L/2 पर होगा। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, हमने इसको ओरिजिन माना हुआ है। हम ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर पर एक छोटा सा मास dx काट लेंगे, dx लेंथ का dm काट लेंगे, यानी कि dm मास dx थिकनेस का है, dm मास dx थिकनेस का है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मैं तो यहां पे काट रहा हूं तो ये x लेंथ हो गई। किसने बोला सर मैं इतनी दूर काट रहा हूं तो ये x लेंथ हो गई। किसने बोला सर मैं यहां काट रहा हूं तो ये x लेंथ हो गई। तो कायदे से यहां पे xcm ही निकलेगा, x सेंटर ऑफ मास। तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन dm इंटू x का अपॉन छोटे छोटे dm मास है, छोटे छोटे dm मास है और हम x को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके L तक। हम 0 से लेके L तक x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, dm x को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम। भाई xcm क्या होता है हमारा, m इंटू एक्स अपॉन m प्लस m। जितने भी मास होते हैं, जितने भी मास होते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, ऐसे ही होता है। तो यहां पर m की जगह तो dm है और इसकी जगह x1 है x2 है, तो मैंने उसको कॉमनली x टर्म ले लिया जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, सीधी सी बात। और नीचे क्या आएगा हमारा, dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस सो ऑन, क्योंकि बहुत सारे dm मास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ dm मास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ dm मास हो सकते हैं यहां पर। तो ये देखो बच्चों, जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ dm मास को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बात साफ हो गई कि 0 से L x dm अपॉन ये तो m हो जाएगा पूरा।
भाई बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएम मास विल रिजल्ट इन पूरा मास। जाहिर सी बात है, मैं बहुत सारे डीएम यहां काट दूं, ऊपर हम डीएम इंटू एक्स, 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 डीएम इंटू एक्स करते जा रहे हैं, नीचे डीएम 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 जोड़ते जा रहे हैं, तो नीचे वाला टर्म तो जुड़ के एम बन जाएगा, रह जाएगी बात ऊपर वाले को इंटीग्रेट करने की। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब बात यहां ये आती है कि देखो, जो लीनियर मास डेंसिटी होती है, ध्यान से समझना इसको, वो होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये तो यूनिफॉर्म रहेगा, सॉरी ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है। लीनियर मास डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि dm अपॉन dx क्या होगा, वो भी लैम्डा होगा। ये भी तो स्मॉल मास पर स्मॉल यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ तो सेम ही रहेगा ना बच्चों। तो यहां से dm क्या हो जाएगा, यहां से dm हो जाएगा आपका लैम्डा dx, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, m/l इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू है m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। तो जरा यहां पुट करो, तो XCOM क्या हो जाएगा बच्चों, 1/m तो बाहर आ गया, 0 से l हमें इंटीग्रेट करना है, x इंटू m/l, x इंटू m/l। यहां पे मैंने dm की वैल्यू रख दी m/l इंटू dx। ठीक है, जरा यहां आ जाओ, तो XCOM क्या होगा, ये m से कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये आ गई आपकी 1/l 0 to l x dx। तो 1/l x dx का इंटीग्रेशन x²/2 0 to l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो 1/l l²/2 माइनस 0/2। तो ये टर्म तो हटा ही दो, यहां l से l कट जाएगा, तो XCOM क्या आया बच्चों, l/2। यानी कि l/2 पे, यानी कि यहां पर l/2 पर आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, l/2 पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। दोबारा एक बार देखें बच्चों, सेंटर ऑफ मास XCOM क्या होता था हमारा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 एंड सो ऑन अपॉन dm m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। अगर मैं x1 लेंथ पे dm काटूं तो dm x1 अपॉन वो हो जाएगा आपका dm, x2 पे काटूं dm x2 अपॉन dm हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस dm x3 प्लस dm x4 प्लस dm x5 सो ऑन अपॉन dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm। इतने सारे dm का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ होल dm, तो वो तो मास m बन गया। ऊपर हमारा कायदे में x dm का इंटीग्रेशन है, क्योंकि x भी क्वांटिटी है, x एक क्वांटिटी है तो 0 से l वेरी कर रही है, x एक क्वांटिटी है जो 0 से l वेरी कर रही है, और x डिस्टेंस पे जो हमने मास कंसीडर किया है वो dm है। अब यहां पे हमें x को इंटीग्रेट कर सकते हैं सिर्फ dx के रेस्पेक्ट में, तो कुछ जुगाड़ ऐसा बिठाना है कि हम dm को dx की टर्म्स में कन्वर्ट कर सके। तो हमें समझ में आया कि भाई साहब लीनियर मास डेंसिटी जो होती है लैम्डा, वो m/l होती है, और लीनियर मास डेंसिटी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हर कंडीशन पे कांस्टेंट रहेगी। एक रॉड की आप मास डेंसिटी को चेंज तो नहीं कर सकते,
एक रॉड की मास डेंसिटी को आप चेंज तो नहीं कर सकते, वो मास अपॉन लेंथ ही रहेगी। तो मास अपॉन लेंथ को हम m/l भी ले सकते हैं और dm/dx भी ले सकते हैं, दोनों केस में कांस्टेंट रहेगी। ये भी एक तरीका था इसको लिखने का, ठीक है। तो यहां से हमारी dm की वैल्यू आ जाएगी m/l इंटू dx, वो हमने यहां पे पुट कर दिया m/l इंटू dx। वहां से हमारा क्या निकल के आया, m से m तो सर मारा गया, 1/l हमारा बाहर आ गया, 0 से l इंटीग्रेशन में x dx आ गया। हमको पता है कि x² 2 इंटीग्रेशन होता है x dx का, तो 1/l x² 2। हमें ये पता है इंटीग्रेशन में लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट का यहाँ कोई वजूद ही नहीं क्योंकि वो 0 है, सिर्फ अपर लिमिट से काम चल जाएगा। तो कायदे में ये आ जाएगा l² 2l, l से एक l कट जाएगा तो x सेंटर ऑफ मास हमारा l/2 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाफ पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाया करता है। आया समझ? ये एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल पर्पस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल पर्पस से। मास्टरों को बहुत शौक होता है ये डेरिवेशन पूछने का। रिजिड बॉडीज के बारे में पूछते हैं कि रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे, वहां पे आप वो थ्योरी लिखोगे जो हमने इससे पहले लिखी थी। उसके बाद वो बोलेगा कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ l है, हो सकता है वो d लिख दे, हो सकता है वो लेंथ x लिख दे। वो नोटेशंस तो देखो बच्चों टीचर टू टीचर वेरी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल केस में अगर आप कोई बुक भी पढ़ोगे तो वो बोलेगा लेंथ l है रॉड की, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कृपया करके इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आप डिराइव करिए, डिराइव मतलब यही कि डिराइव सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ये पूरी मतलब थ्योरी इसके लिए लिखी होगी और आपको डेरिवेशन इसका करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल देंगे कि 2 यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, इन टी शेप एज गिवन इन फिगर। मैं मतलब जो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था वो इस तरह पढ़ा था, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये होगा, कहने का मतलब मेरा ये है एज गिवन इन फिगर। तो उसमें अल्टीमेटली बच्चों क्या होगा कि एक रॉड होगी, ये इमेजिन करना पतली है, 2 डायमेंशनल रॉड नहीं है, ठीक है। इसकी लेंथ भी l है और एक यहीं से बीचों बीच से इसके एक रॉड होगी, इसकी भी लेंथ l है। तो वो पूछेगा इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास कहां लाया करेगा, ठीक है। अब देखो अगर सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो भी आपको सेंटर ऑफ मास रॉड के लिए डिराइव करना होगा। अगर ये क्वेश्चन मान लो 1 या 2 मार्क्स में आता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप इसको, और ज़्यादा चांसेस हैं भी इसकी। लेकिन अदर स्कूल्स का या डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 3 में 4 में 5 में मिल जाए या कोई भी मार्किंग स्कीम हो उसमें मिल जाए। तो इस केस में आपको पहले ये डेरिवेशन करना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। हमें समझ में आ चुका है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाया करता है, तो यहां से l/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास और इसके l/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास। तो अल्टीमेटली बच्चों, अल्टीमेटली सिनेरियो क्या बनता है हमारा, देखो फाइनली सिनेरियो हमारा ये बन रहा है कि एक मास है m, इसका मास मान लो m था,
इसका मास भी m था। हमने मास पर यूनिट लेंथ लगा के पूरी एक डेरिवेशन कर दी, हमें पता लग गया कि L/2 पे सेंटर ऑफ मास होता है यूनिफॉर्म रॉड का, तो हम मान सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड मास है। और उससे ठीक L/2 डिस्टेंस दूर एक और कंसंट्रेटेड मास है m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 है। ये सिनेरियो देखा देखा लग रहा है ना, ये एक तरह से यही वाला सिनेरियो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ाया था आपको। वहां पे क्या आया था, d/2 पे लाया करा था। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ओरिजिन मान लो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके 0, L/2। यहां YCUM की बात हो रही है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप इसको XCUM करके भी सॉल्व कर सकते हो। आपको अल्टीमेटली लिखना है सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा m × 0 प्लस m × L/2 अपॉन m प्लस m, क्या आएगा ये ml अपॉन 2m, ml अपॉन 2m। तो ये क्या होगा, सॉरी ml अपॉन 4m, ये L/2 और यहां पे 2m हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहां लाए कर, L/4 डिस्टेंस पे। कहां से, हमने इसको A पॉइंट माना था, ठीक है, इसको हमने B पॉइंट माना था, तो ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, A हमने ओरिजिन पे मान लिया। तो T स्ट्रक्चर में पॉइंट A से L/4 लेंथ नीचे COM लाए करेगा। बच्चों हिंदी में मैं इसलिए लिख देता हूं कि अल्टीमेटली इंग्लिश में इसको वर्ड्स में बनाना आसान होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन विल लाई L/4 लेंथ बिलो द पॉइंट A, यही लिखना है अल्टीमेटली। मैंने समझाने के तौर पे आपको हिंदी में लिख के दे दिया, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको कॉपी में नोट करो, वो आपकी मर्जी है, फिलहाल लेकिन इसको नोट कर लो।